उसमें क्या लिखा है कि सॉल्ट को क्रिस्टलाइज करने के 3 तरीके हैं। जैसे सी वाटर, तो सबसे सी वाटर का क्या लास्ट में आपने एक वीडियो देखा था जिसमें हम इवापोरेशन करते हैं, और अगर इवापोरेशन करेंगे तो उससे वो सैचुरेटेड हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी उड़ना चाहिए ना, जैसे इसका उड़ गया, तो उससे क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर। और फिर उसके बाद क्या होगा, खड़ा नमक तुमने कभी देखा है हेमंत? दैट इज सॉल्ट क्रिस्टल। वीडियो में सॉल्ट क्रिस्टल मैंने बताया, उसी को तो पीस के नमक दिया जाता है, वो भी बिल्कुल क्यूबिकल होता है। सॉल्ट क्रिस्टल इस तरीके से होते हैं, क्यूब होता है परफेक्ट। हम लोग शुरू में खड़ा नमक ही इस्तेमाल करते थे, खड़े नमक को थोड़ा सा तोड़ के फिर उसको यूज़ किया जाता, लेकिन अभी आजकल तो पिसा नहीं आता। अब अगले पेज पे आओ, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू क्रिस्टलाइजेशन हेडिंग देख रहे हो, उसमें क्या दिया गया है बताओ? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन। तो हमने क्या डिस्टिलेशन किया? देखो, नाउ crystallization was ancient process used by local community। crystallization लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। The Panja salt was obtained by boiling concentrated sea brine। What does it mean by brine solution? brine solution से तुम क्या समझते हो? तो कहाँ पे लिखा है? 80 पेज 80 में सबसे टॉप पर सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, इसका कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। It can be converted into crystal। इसे किसमें बदला जा सकता है? Converted into crystal। क्रिस्टल तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कैसा होता है क्रिस्टल। अगला देखो, ठीक है। And produced by contact salts while the evaporation of seawater produced the contact salt। Salt crystals of different sizes were produced by these methods। पहले आप क्या करो, अब हम देखेंगे, इतना प्रोसेस तो हो गया, बस इतना तुम्हें जानने की जरूरत है ब्राइन सॉल्यूशन होता है। अगर नमक घोलते चले जाओ और 36 ग्राम नमक 100 ग्राम में घुलेगा, यही ब्राइन सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी तो तुमने देख रखी है 25, और अगर 60 तक पहुंचोगे तो 37 हो जाती है। तो यही ब्राइन सॉल्यूशन, 36 ग्राम नमक को पानी में डिसॉल्व कर देना ही ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, डिस्टिलेशन हमने देख लिया है एसीटोन का वाटर में। क्या आप मुझे बताएंगे योहान कि अल्कोहल का वाटर में डिस्टिलेशन, वाटर से सेपरेशन डिस्टिलेशन मेथड से किया जा सकता है? वाई? 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड द डिफरेंस should at least should be 25 or more, then only it can be separated। तो दोनों ही उबलने लग जाएंगे, तो तुम सेपरेट क्या करोगे? तो इसलिए that is fractional distillation। भंजक का आसमान देखो, थोड़ा सा ही अंतर है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब है कि if two miscible liquid have difference in boiling point। मिक्सेबल का मतलब समझते हैं ना, जो आपस में मिक्स हो जाए, मिक्सेबल। have difference in boiling point less than 25 डिग्री सेल्सियस।
अगर उनका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। लास्ट वर्ड पूरा लिखा करो, लास्ट वर्ड में तुम छोड़ देते हो, एक लास्ट वर्ड हर सेंटेंस का छोड़ दो, प्रॉपर लिखा करो। अगर डी भी बनाते हो तो डी यहाँ तक ले जाके छोड़ देते हो, तो डी पूरा करो, ऐसे कोई भी सेंटेंस, ठीक है। तो उससे बिल्कुल ऑड लगती है तुम्हारी ड्राइंग। 25 डिग्री सेल्सियस, देन इट कैन नॉट बी separated into components। सेंटेंस पूरा करो आरुष। separated into its component, बोलो बाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप बोलो जहान। बाय डिस्टिलेशन। हाँ, बाई प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। That is distillation। इसका मतलब समझो आरुष, तुम इंग्लिश समझ नहीं पाते हो क्या? यदि दो आपस में घुलनशील द्रव्य पदार्थों के क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उसको आसवन की विधि के द्वारा पृथक्कृत नहीं किया जा सकता। हिंदी में समझ लो, हिंदी ज़्यादा आसान होती है, हम लोग की मातृभाषा। और कहाँ तुम इंग्लिश में समझने बैठे हो, बोल ही नहीं पाते हो। सेंटेंस रिपीट करो हिंदी या इंग्लिश में। Boiling point difference is less than 15 degree, so it cannot be separated. अच्छा, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, सही कह रहे हो, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, देन इट कैन नॉट। ये मिसिबल वर्ड छोड़ दिया, सही। आगे देखें, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बुक में दिख रहा है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, इसको यूज करोगे, ठीक है, मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिखाई पड़ा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बंधक आसवन की विधि के द्वारा उसको अलग करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब जरा देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। इट यूजेस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। चेक करिए, मान लीजिए मिक्सेबल लिक्विड क्या होता है? मिक्सेबल लिक्विड, मिक्सेबल का मतलब है मिक्सेबल। मिक्सेबल का मतलब होता है घुलनशील, जो आपस में घुल जाए। क्या तुमको ऐसा लगता है कि अल्कोहल में वाटर डाला जाए, शराब में पानी मिलाया जाए तो नहीं मिलेगी, शराब ऊपर तैरने लगेगी, ये मिल जाएगी। मिल जाए हाँ, तो वो मिक्सेबल। और कैरोसिन ऑयल और पानी डाला जाए तो कैरोसिन ऑयल ऊपर रह जाएगा। इसी तरह से ऑयल और वाटर हो तो वो इमिसिबल है। यानी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मिसिबल लिक्विड, तो मिसिबल लिक्विड में कौन कौन से आते हैं लिक्विड, जरा ध्यान दें। तो के ऑयल प्लस पेट्रोल मिल जाए, और एसीटोन प्लस वाटर मिल जाए, और अल्कोहल प्लस वाटर मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। और इमिसिबल लिक्विड में देखो, ठीक है, ऑयल प्लस वाटर ये नहीं मिलेगा, विल नॉट मिक्स, विल नॉट मिक्स। इसी तरीके से ऑयल एंड वाटर, के ऑयल एंड वाटर क्या होगा, विल नॉट मिक्स। समझ में आ गया? इमिसिबल। तो अब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सो मिक्सचर ऑफ, बुक में दिया है, अल्कोहल दैट इज बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सही है। तो इनका अगर मिक्सचर है तेजस, तो इट कैन बी सेपरेटेड
by the process of distillation. can be separated by this method. जरा चेक करो, इस मेथड ने भारत को अमीर बना दिया है और कई चीजों में टॉप पे लाके खड़ा कर दिया। जरा देखें कैसे। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक राउंड फ्लास्क में दो चीज़ों का मिक्सचर ले लेते हैं और उसको एक इस तरीके से वायर गेज पर रख देते हैं। वायर गेज खुद किस पर रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड पर रखा हुआ है। चाहे तो आप बुनसन बर्नर ले लो और मर्जी हो स्प्लिट लैंप ले लो। बुनसन बर्नर ज़रा तेज चलता है, हमने स्प्लिट लैंप ले लिया। अच्छा, इसके बाद आप क्या करिए कि इसमें एक और इसके अंदर ये चीज़ डाल दीजिए स्टैंड। ये चीज़ जो होती है जो इसके ऊपर चढ़ाई जाती है, ये इतनी बड़ी होती है ऐसे। और इसमें हमेशा क्या होता है, जैसे इस तरीके से ये बहुत सारे फ्रैक्शनल प्लेट होती हैं। और फिर यहाँ से जब ये चीज़ होगी इस पे गिरेगी, तो देखो इस पे गिर गई, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जस्ट यहाँ से जब टप 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 गिरेगी तो इसको कुछ कूलिंग वूलिंग नहीं दी जाएगी, बस इसको यहाँ पर लेकर एक कोनिकल बीकर में सोचो जरा इस चीज़ को कि मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड ले लिया है और उस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में राउंड बॉटम फ्लास्क को सिक्योर कर लिया है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया, ये सिक्योर है। अच्छा, ये किसका मिक्सचर है बताओ, दैट इज C2H5OH और प्लस H2O, दैट इज अल्कोहल एंड वाटर या इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल प्लस वाटर है, इथेनॉल ना कहना चाहो तो अल्कोहल कहो, सब एक ही बात है, सही है। इथेनॉल की कैरेक्टरिस्टिक इसमें आपको मालूम है ना कि कैसे होती है, तो अदरवाइज मेरे पास प्योर इथेनॉल रखा हुआ है। अब जरा देखो, ये है इथेनॉल 78 डिग्री सेल्सियस और ये कितना है। अच्छा, ये दोनों ही उड़ेंगे क्योंकि अब अगर यहाँ पर आपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में टेम्परेचर के लिए भी आप एक सेंसर लगा सकते हो। यहाँ पर एक अलग से ऐसे नोजल लगा होगा, उसमें तुम थर्मोमीटर डाल सकते हो। तो थर्मोमीटर से क्या होगा, टेम्परेचर भी मीजर करते रहो, ये ऐसे होगा। बात समझ में आ गई इसी मिला। और इसमें आपको 70-80 रखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, उससे ज़्यादा तो करना नहीं, तो कोई मीनिंग नहीं। लेकिन 78 डिग्री में 25 डिग्री में पानी उड़ जाता है, आप पोछा लगा दो तो क्या 78 डिग्री नहीं उड़ेगा? 78 डिग्री में तो बहुत उड़ जाएगा। लेकिन जब ये उड़ेगा वाटर, तो यहाँ पे अगर तुम किसी भी बॉइलिंग या वेपराइजिंग वाटर के ऊपर थाली रख दो तो क्या वो उससे टकरा कर उसको हीट एक्सचेंज करके फिर टप 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 गिर जाएगा, या उसका फिर से कंडेंसेशन हो जाएगा? तो ये इथेनॉल का नहीं होगा, क्योंकि इथेनॉल 78 डिग्री है, वो वहाँ पे तो इधर उधर से रास्ता निकाल देगा। और जबकि वाटर अपनी हीट उस प्लेट को देगा और उस प्लेट से इथेनॉल हीट ले करके वेपराइज हो जाएगा। यानी आपको इतनी सरफेस मिल जाएंगी कि गलती से वाटर उड़ भी गया है तो इतनी अड़चन है कि जो सही बीपी वाला है वही जा पाएगा, बाकी इतनी सरफेसेस हैं कि उसको उस प्लेट को हीट देनी पड़ेगी और उस प्लेट से हीट लेके इथेनॉल उड़ता चला जाएगा। अल्टीमेटली 78 डिग्री इस पे पूरे पे हो जाएगा। सर बिल्कुल प्योर नहीं है क्या? तो पहली बार में बिल्कुल प्योर नहीं है? पहली बार में भी प्योर आ जाता है, क्योंकि हम लोग जो ये नफ्था और ये सब निकालते हैं इसको कई बार करने की ज़रूरत नहीं है।
और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइनिंग भारत में ही होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरे वर्ल्ड को, हम रशिया से, दुबई से ऑयल लेकर के पूरे यूरोप को सप्लाई करते हैं। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी भारत में है, जो अडानी और अंबानी के कंपनियों के द्वारा। सिर्फ वो भारत में ही नहीं चला रहे हैं, बल्कि इस समय कई ऐसे ग्वादर पोर्ट और यूएई के कई पोर्ट में अपने ऐसे रिफाइनरी लगा रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्टील के कॉलम में जब तुम ट्रेन से जाते हो तो रास्ते में पेट्रोलियम रिफाइनरी मिलती हैं। तो इंडिया क्या करता है, जितना पेट्रोल खरीदता है उससे ज़्यादा रिफाइनिंग से कमा लेता है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो इस कॉलम को क्या कहोगे बोलो? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखो इस चीज को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और इसमें से हर प्लेट को क्या कहेंगे? फ्रैक्शनेटिंग प्लेट। ये प्लेट्स हैं, ये किसका बना हुआ होता है? ये ग्लास का बना हुआ होता है, बाजार में बिकता है, अभी दिखाएंगे, ठीक है। 250 रुपये का ही आता है, यस। जबकि ये राउंड बॉटम फ्लास्क 30 रुपये का, ये सब सस्ते सस्ते आते हैं। ये स्टैंड आपको मिल जाएगा 150 रुपये, सबसे महंगा फ्रैक्शनेटिंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज़ गिरेगी तब 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 करके बोलो? क्या C2H5 गिरेगी? OH। C2H5OH किसका फार्मूला है? बोलो, तेजस बताइए किसका फार्मूला है? एथेनॉल, ठीक है। इट इज द फार्मूला ऑफ एथेनॉल। तो इसमें से एथेनॉल आए और गिरेगा, सबसे ऊपर में ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाएगा। करेक्ट। अब इस चीज को लिखो। नाउ दैट मीन्स, लिखिए प्रोसीजर। क्या बोलो? अब वीडियो तो भी दिखाएंगे, दोनों वीडियो, इसका भी दिखाएंगे, पेट्रोलियम रिफाइनरी का भी दिखाएंगे। प्रोसीजर लिखो। इन दिस setup is made as per, कैसे दौर रहता है? As per figure which has additional fractionating column attached। इसमें fractionating column attached over round bottom flask, round bottom flask, ऐसा होगा, ठीक है। Now which condenses water, water moves down, water तो नीचे जाएगा, while इथेनॉल क्या होगा या अल्कोहल moves up in steam form, steam form में होगा। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो सब कुछ ऐसे कर लो और यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दो। जैसे पहले कंडेंसर दिखाया था कि नहीं तुमको, कि एक तरफ से आइस डाली जाती है, नहीं देखा है तो बता दो। इससे आता है आइस वाटर, ये तो बताया था। और यहाँ से क्या होता है? आइस डाल देती, आइस वाटर। सर आता कैसा आइस? बस ठंडा पानी डाल दो घड़े का या फ्रिज का, वही तो आइस वाटर है। आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर। तो कंडेंसर में ये पानी भरा हुआ है, तो क्या उसकी वजह से यहाँ जो निकलेगा ये नॉर्मल वाटर निकलेगा। ऐसा लगातार करते चले जाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली ये चीज इथेनॉल मिल गया। यहाँ बचता क्या? राउंड बॉटम फ्लास्क में वाटर बचेगा। सो इथेनॉल मूव्स अप इन स्टीम फॉर्म एंड गेट कंडेंस्ड। और किसमें कंडेंस्ड हो जाएगा? इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड
form using condenser. Ethanol is connected in a conical flask while water is left out in round bottom flask. इथेनॉल. अच्छा, फ्रैक्शनेटिंग प्लेट क्या करती हैं? फ्रैक्शनेटिंग प्लेट, इनका जो नंबर्स है वो 100 या ऊपर तक होता है. मैंने तो 3 4 10 ही दिखाई हैं, लेकिन ये होती कितनी है? 100. अगर तुमको बहुत महंगा लगता है 250 रुपये का, तो एक ग्लास का इसके ऊपर फिट कर दो और उसमें कंचे डाल दो. कंचे जानते हो? ग्लास पेबल्स, वो डाल दो, वो भी वही काम करेगा. पूरा कंचे से भर, सबसे सस्ता डिवाइस बन जाएगा. सर उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा है कुछ नहीं, उसके बीच की जो हवा है वहाँ से तो निकल जाएगा, काम हुई. अब फ्रैक्शनेटिंग प्लेट, ठीक है, एक्सचेंज हीट किसके किसके बीच, बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, and ensures that only alcohol rises up, and ensures that only alcohol rises up. अल्कोहल किस में हो जाएगा बोलो? is collected in conical flask. It is collected in conical flask while water is left in. Water is left in round bottom flask. तो इस तरीके से हमने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया है. इस चीज को हम वीडियो से भी देखेंगे. चलो, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है. ये पुरानी बुक फिर से आ गई, वही है, कोई नई नहीं है. देखो जो मैं कंचे भरती हूँ, वैसा आप भी कर सकते हो. मर्जी हो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस्तेमाल करो, वरना ऐसे ग्लास कवर डालेंगे. सही है. तो काम हो जाएगा. अब जरा देखिए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का वीडियो देखिए. सबसे पहले आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देखिए, क्योंकि बाजार में खरीदने जाएंगे आप तो कौन सा खरीदेंगे तो पता होना चाहिए. रिश्तेदार पूरा चले गए और खरीद के गलत ले आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम चेक करो, ये बाजार में मिलने वाले हैं. जितना बड़ा A fractionating column separates liquid mixtures by boiling points. It works by heating the mixture, allowing the lower boiling point components to vaporize, and then cooling them as they rise, condensing them back into liquid. This process, repeated many times, concentrates the desired components, and there are different types including laboratory and industrial दिख columns. रहा है ना, उसमें सिर्फ कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे हर्डल्स बने हुए हैं कि वो बस पानी को जाने नहीं देंगे, उससे तुम्हें पता चल जाएगा. अच्छा, कुछ लोग ग्लास पेबल से भी बना देते हैं. ये सब तुमको जो रिफाइनरी है ये रास्ते में खूब मिल जाएगी जब ट्रेन से जाओ, तो इसमें ये सब काम किया जाता है. हम लोग कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बाहर से लाते हैं. देखो ऐसी रिफाइनरी होती है, ये बड़े बड़े फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, 100 मीटर 200 मीटर में, तो ये खुद बनाए जाते हैं. लेकिन जो हम बाजार से लाएंगे लैब में यूज़ करने के लिए, वो ये वाला. जरा इसे देखो, क्या इन्होंने इसके ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रख दिया है?
राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर, तो वो क्या करेगा, राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर ऐसे करेगा। जरा ये देखें, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तेजस ग्रुप में भेज रहा हूँ, देख लीजिएगा। Fractional distillation. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ यूज करती है, देखो। अब इसमें ध्यान देखो, एक ड्रॉप जा रहा है, पानी देख रहे हो कंडेंसर में आता हुआ जाता है। ये देखो, ये कॉलम देख रहे हो कितना ऊपर लंबा सा, फिर से देखना, कंडेंसर में पानी आ जा रहा है, एक तरफ से ठंडा पानी जा रहा है, एक तरफ से नॉर्मल पानी निकल रहा है, सही है। तो दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये तो कंडेंसर है, ठीक है। तो आपको अभी तक आइडिया लग गया ना। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये देखो, बेंजीन का मिश्रण दिया था, बहुत तरीके के होते हैं, ये देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इन्होंने ग्लास पे वाली डाल दी है, कुछ नहीं करता। ऐसा भी आप कर सकते हो। एनिमेशन है तो एनिमेशन, लेकिन चीजें समझा रहा है ठीक से, ऐसा मतलब ग्लास पेपर डाल के भी कर सकते हो ना, ये चीज। अब हम आगे की बात करें, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तेजस देख लो ग्रुप में, Fractional distillation. ये देखो, Fractional distillation is used for the That's it. separation of a mixture of two or more miscible RB देख रहे हो, flasks. ठीक है। Materials required. Mixture of ethanol. कुछ चीजें हम समझे, तब फिर हम अगले पे चले, दैट इज फिगर 5.14। उसके ऊपर क्या तुमको कन्नौज की याद आ रही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो अभी मैं दिखाता हूँ कि कन्नौज किस लिए फेमस है। वाई कन्नौज इज फेमस, यूपी का, जहाँ से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जीता करते हैं। बताओ, अगर नहीं पता है तो आप बुक देख के भी बता सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि याद ही हो, बुक देख के बता दोगे तो भी मान लिया जाएगा। तो क्या बताएं, कन्नौज क्यों फेमस है? तो वहाँ पे डिस्टिलेशन भी था। करेक्ट, जैसा कि योहान ने बताया कि वो इत्र के लिए फेमस है और उसका इत्र पूरे विश्व में जाता है, बहुत बड़ी बात है। डिस्टिलेशन से तो होता है, लेकिन वो इत्र बनाया किस लिए जाता है? प्रोफेशनल डिस्टिलेशन सब चीज़ का हो सकता है। कन्नौज में गुलाब की खेती हो और उस गुलाब से क्या बनाया जाता है? जो गुलाब की वेपर्स निकलती हैं उसमें गुलाब का एसेंस होगा और उसको लिक्विड कर करके इकट्ठा किया जाता है। उसका भी वीडियो देखेंगे, लेकिन लिख ले पहले कन्नौज किस लिए फेमस है। और कुछ बताना चाहेंगे? इत्र मतलब परफ्यूम होता है। हाँ, इत्र मतलब परफ्यूम होता है। हाँ, सो दैट इज परफ्यूमरी के लिए। इसमें लिखा है मिट्टी का इत्र, बुक में क्या लिखा है? नहीं पढ़ा आपने? Yes. ऐसा ऐसा इत्र बनाया जाता है कि बिल्कुल बॉइल्ड मिट्टी में। कभी तुमने ऐसा सोचा है कि मिट्टी में पानी डालो तो स्मेल आती है? वो स्मेल अच्छी लगती है बारिश के बाद, यस, वो मिट्टी का इत्र, उसको भी ये लुक रहता है। लगाओगे ऐसा लगेगा बिल्कुल तुम मिट्टी से जुड़े आदमी। समझ में आ गई बात? चलो, let us write it down. So that is the process of distillation. हम दुनिया ने बहुत देर में शुरू किया, लेकिन कन्नौज ने सबसे पहले शुरू किया। That is कन्नौज is famous. आपको इसमें दिखाएंगे वीडियो में। फेमस फॉर मेकिंग इत्र। इत्र का मतलब होता है परफ्यूम। परफ्यूम बनाने के लिए फेमस है। परफ्यूम का मतलब है इत्र।
दुबई सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए और सोने के। जो दुबई में जाता है वो इत्र लेके आता है। ठीक है, तो परफ्यूम इट इज मेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो वहां पे जो एग्जाम्पल है कुछ है गुलाब का इत्र, और दूसरा कौन सा है? रोज फ्रेगनेंस। गुलाब का इत्र बहुत फेमस है, अभी कन्नौज कभी जाना। और मिट्टी का इत्र, तो इसी नाम से चलता है, उसका तुम कुछ भी इंग्लिश बना दो। ठीक है, रोज परफ्यूम और मिट्टी का इत्र तो ऐसे ही लिखा है। देखिए इसमें देव भूति का मेथड यूज किया जाता है। इट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जरा चेक करें हाउ द सेम प्रोसेस इज डन इन कन्नौज। देखो, मेकिंग मिट्टी का इत्र इन कन्नौज। Making milk powder in Kannauj. देखो कैसे बनाया जाता है। गुलाब का भी देख लो, गुलाब डाल दिया, हाउ क्रूड ऑयल इज फाउंड। तो ये देखो, ये ओशनिक ट्रेंचेज हैं, ये ओशन है। ठीक है, ओशन ऐसे जाता है, ये लैंड है। लेकिन ओशन में इस चीज को कहेंगे ओशनिक ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच कुछ ऐसे ट्रेंच हैं जो हिमालय से भी ज़्यादा गहरे हैं, इवन 10 किलोमीटर डीप, जबकि 8,884 किलोमीटर का हिमालय है, मीटर सॉरी, और ये 10 किलोमीटर, उतना ज़्यादा गहरा। इसी में जब व्हेल मर जाती है तो क्या व्हेल इसके अंदर आ जाती हैं? बहुत सारी मछलियाँ मर जाएंगी, और वो सब इसी में। और कहाँ जाएंगी बताओ मर के? जो सबसे गहरी जगह होगी वहीं तो जाएंगी, ऐसे इसमें मरती चली जाएंगी। और फिर उसका बहुत मेहमत, और ये सब जब ऐसे मर जाएंगी तो ये किससे कवर हो जाएंगी? बोलो, सॉइल से। ठीक है, सेडिमेंट्स। क्यों? क्योंकि जो लैंड से रिवर गिरती, क्या वो बहुत सारे सेडिमेंट्स डाल देती है रिवर ओशन में, तो वो सारा सेडिमेंट्स, रिवर सेडिमेंट्स कहाँ से लेके आती है? अपने अवसाद हिमालय से। हिमालय से ले जाएगी, वो समुद्र में डालेगी, तो समुद्र में वहीं जाएगा ना वो जहाँ सबसे गहराई होगी, तो वो धीरे धीरे इनके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। और ये जो सेडिमेंट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट इज कन्वर्टेड इनटू रॉक। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रॉक। सेडिमेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू रॉक। अच्छा, ये जो है अगर रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है सेडिमेंट्स किस में कन्वर्ट हुआ? बोलो। रॉक का दूसरा नाम क्या है? मिनरल्स। करेक्ट, पेट्रो, जैसा इन्होंने बताया। रॉक को ही पेट्रो कहते हैं। और ये सब चीजें अब मछलियां किस में बदल गई? बदबूदार काले ऑयल में। तो इसका नाम अब बन गया ऑयल, और रॉक प्लस ऑयल तो क्या पेट्रो ऑयल हो गया। और पेट्रो चूंकि अभी पूरी तरीके से ऑयल बना नहीं है, इसलिए ओलियम कहते हैं, चिपचिपा गाढ़ा। समझ में आ गया कि नहीं? तो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। वी ड्रिल, और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये यहाँ पर जब मछलियाँ होंगी तो सबसे पहले यहाँ तक ये मछलियाँ ऑयल बन जाएंगी। कुछ कम भी तो होंगी कि नहीं कम होंगी? कि उतनी ही रहेंगी? थोड़ी बहुत तो कम होंगी, सड़ेंगी तो। अच्छा, इसके ऊपर अगर तुमने यहाँ तक ड्रिल कर दिया तो उसको कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
और यहाँ तक ड्रिल कर दिया, बोलो मुंबई हाई बेसिन, ये सब वो जगह है महाराष्ट्र के पास, यहाँ ड्रिल कर दिया तो तुमको क्या मिलेगा, बोलो क्रूड ऑयल। क्या मिलेगा? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे तुम्हारी सारी ऑटो चलती, बस चलती, मालूम है ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको हम लोग मुंबई हाई और बेसिन से निकालते हैं, मैप में हम देख लेंगे। अभी मैं आपको क्रूड ऑयल बताता हूँ और फिर ये बताता हूँ ये बनता कैसे, बना कैसे, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसको रिफाइन कैसे किया। ये इतना बदबूदार है कि तुम्हें नाक बंद करनी पड़ सकती है। जरा देखो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कैसा होता है, Crude oil. ये देखो, ये क्रूड ऑयल इसने ड्रिल कर दिया, यहाँ तो ऐसे ही निकल जाता है क्रूड ऑयल। देखो बाल्टी से निकाल ले रहा है सऊदी अरब में, कितना ऐसा है, ठीक है। अब ये देखो कहीं कहीं इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, ड्रिल करके निकाला जाता है। पूरे गल्फ कंट्रीज में ऐसा किया जाता है, खाड़ी देशों में। ये देखिए कहीं कहीं इतना गाढ़ा होता है, ऐसे देखो कितना गाढ़ा है। नमस्कार दोस्तों। नाइजीरिया में जब कोई जमीन खोद रहा हो और उसमें कच्चा तेल निकल आए तो लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन सऊदी अरब में जब किसी की जमीन से तेल निकलता है तो वो खुश होने की बजाय परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तेल निकलने का मतलब होता है कि अब वो जमीन न खेती की काम आएगी न घर बनाने की, उल्टा कई बार वो जमीन सरकार की हो जाती है। नाइजीरिया में जब कोई जमीन खोद रहा हो और उसमें समझ में आ गया क्रूड ऑयल क्या होता है, काला तेल है, था कि नहीं। देखो कि millions of years back, अभी भी ऐसा हो रहा है। That is large animal, ये aquatic animal, और कई बार तो ऐसा होता है कि डायनासोर यहाँ से जब एस्टेरॉइड टकराया था 300 मिलियन ईयर्स पहले, तो इतनी धरती पे तेज इम्पैक्ट हुआ था कि उछल उछल के समुद्र में गिरे, और वो इसी में जा गिरे 300 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब 3000 लाख साल पहले एक एस्टेरॉइड टकराया था, तो वो उससे उछल उछल के इसी में, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी उसमें पाए जाए। सो जो एक्वेटिक एनिमल डाई, these get buried, कहाँ buried हो गए बोलो, these get buried in oceanic trenches, and covered by sediments। sediments क्या होता है? सेडिमेंट्स का मतलब है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, हिंदी में कहो तो अवसाद कहते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे तो कहो, बस सेडिमेंट का मतलब समझो, ठीक है। दैट इज वॉट एवर इज द सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर, इतना तो तुम समझ सकते हो, उससे कवर हो जाएंगे। सेडिमेंट्स इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू रॉक्स। सेडिमेंट बहुत सालों में हीट और प्रेशर की वजह से किसमें बदल जाती है, रॉक में, बहुत नीचे है ना। सेडिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू रॉक। रॉक को ग्रीक में पेट्रो कहते हैं, ठीक है। एंड ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी है, डेड है वो ऑर्गेनिजम्स, तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक मटेरियल कहता हूँ। मटेरियल रिमेन अनडिकम्पोज्ड, वो चीज गल नहीं पाती ना, उसको कोई दूसरे जानवर भी खा पाएंगे अगर मिट्टी के नीचे दब गया। डिकम्पोज्ड, जब वो अनडिकम्पोज्ड रह गए तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। ये कितने टाइम में होता है? ये 10 लाख साल में, और जबकि अभी हमारे पास 200 साल का ही पेट्रोल बचा है,
अगर हम 200 साल में उसे ख़त्म कर लेंगे तो अब हमें अगले 10 लाख साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा नए बनने के लिए। सो क्या ये रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा कि नॉन रिन्यूएबल? क्या नियर फ्यूचर में तुम इसे पा सकते हो? क्योंकि जो रिमोट पास्ट के एनिमल है वो अब दे रहे हैं, तो जो अब वाले हैं वो कब देंगे? 10 लाख साल बाद। तब तक तो कैटास्ट्रोफ आ जाएगा, मनुष्य में प्रलय आ जाएगी, तब तुम कहाँ पा पाओ? वो बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से ड्यू टू हीट एंड प्रेशर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इट इज कन्वर्टेड इनटू ठीक है क्रूड ऑयल। किसमें बदल गए? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल नाम तुमको पसंद नहीं है तो पेट्रोलियम लिखो। पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रो और प्लस ओलियम। ओलियम का मतलब है ऑयल, और जो ऑयल रॉक को फोड़ के किया जाए तो उसको रॉक ऑयल नहीं कहेंगे। एज दिस ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग रॉक्स सो इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। सही है? एज दिस ऑयल is obtained by drilling oil rocks, so it is called पेट्रोलियम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? above पेट्रोलियम there is a gas also formed, कुछ ना कुछ गैस भी बदलती है, that is called compressed natural gas, yes, which is a clean energy fuel। उसको अगर आप जलाओगे तो वो मीथेन ही है। जो सीएनजी की मैं बात कर रहा हूँ वो CH4 है, और CH4 में आग लगा दी जाए तो क्या होगा बोलो? अब एयर से ये जलेगी, बिना एयर के तो कोई चीज़ जलती नहीं है, तो ये CO2 बनाएगी। और वाटर तो कोई हार्मफुल चीज़ बना रही है क्या? नहीं बना रही, थोड़ा सा हार्मफुल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, अदरवाइज NO2 SO2 नहीं बना रही, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं बना रही कि जो बॉलीवुड करे। CO2 तो एटमॉस्फेयर में है, और पेड़ लगा दो तो पेड़ सब ले ही लेंगे उसे। ज़्यादा ग्रीनरी होगी तो CO2 का एटमॉस्फेयर में जाना प्रॉब्लम नहीं है। हम जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे तभी समस्या है CO2 से। डिफॉरेस्टेशन ना हो तो ये खूब लेते हैं, ठीक है नहीं? अब जरा देखो, एक पेड़ 275 लीटर ऑक्सीजन पर डे देता है, और एक मनुष्य एक दिन में 350 लीटर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया? अबव पेट्रोलियम देयर इज ए गैस, ठीक है, फॉर्म। वो कौन सी होती है? अबव पेट्रोलियम देयर इज अ गैस जिसको कि मीथेन कहते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। इट इज कॉल्ड, चूंकि वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इतनी बात समझ में आ गई? अब इससे नीचे जो ऑयल मिला, वो ऑयल जब हम ड्रिल करके इसको निकालेंगे तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जब ऑयल मैं किसी चीज़ में डालूंगा वो दिखने में कैसा होगा? ब्लैक, बिल्कुल काला काला होगा। यही पेट्रोलियम है। तुम्हारी मर्जी हो तो इसको कच्चा तेल कहो, और तुम्हारी मर्जी हो तो पत्थर से निकाला हुआ तेल कहो, पेट्रो प्लस ओलियम। तुमको क्या कहना ज़्यादा पसंद है? पेट्रोलियम, ठीक है। बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम वी गेट मैनी सब्सटेंस। क्या क्या बात है जरा देखो, वो सब समझेंगे। ये तो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को क्या कहोगे बोलो? CNG। CNG इज यूज्ड, CNG को कुछ नहीं करते हैं, बस इसको निकाला, यूज्ड टू रन ऑटोमोबाइल्स। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत जगह ग्रीन ऑटो देखते हो, वो सब किससे चलती है? CNG से चलती है। अच्छा, पेट्रोलियम is refined in large refinery,
लार्ज रिफाइनरीज, ठीक है, लार्ज रिफाइनरी में होता है, इट गिव्स अस रेसिड्यू देगा, रेसिड्यू देगा। इसके अलावा एस्फाल्ट देगा, एस्फाल्ट से सड़क बनाई जाती है। एस्फाल्ट देखा है, जो काला काला बिटुमिन डाला जाता है सड़क पे बनने के बाद, वही एस्फाल्ट है। C50 होता है। अच्छा, इसके बाद और क्या देगा बताइए? पैराफिन। पैराफिन से क्या बनता है? वैक्स। कभी तुमने कैंडल देखी है या एड़ी में वैसलीन लगाते हुए देखा है? वो सब यही है। C17 अभी उसमें देखेंगे। मतलब C7 इसका फार्मूला है C17H36। उसके ऊपर जो एस्फाल्ट है उसका फार्मूला है C50H102। ये है एस्फाल्ट, सही है। अच्छा, पैराफिन मिल गया। इसके बाद नेफ्था मिला। नेफ्था किस काम में आता है बताओ? सारी दवा बनाने के काम में, नेफ्थलीन बनाने के बाद, नेफ्थलीन बॉल्स देखी है, और इसके अलावा प्लास्टिक की हर चीज़ बनाने। नेफ्था किस काम में आता है? प्लास्टिक में। बहुत काम की चीज़ हो गई, हर चीज़ प्लास्टिक से बनती है। इसके बाद मिलेगा के ऑयल, ठीक है। के ऑयल, एक इसको सही करो, ये C34 C17 और H36, ये के ऑयल। ये क्या है? दिस इज जो कैंडल का वैक्स है। और ये क्या है? एस्फाल्ट, जिससे सड़क बनाई जाती है। अभी सब वीडियो में देखेंगे, सही है। अच्छा, ये ऑयल मिल गया, नफ्था मिल गया, और बताओ क्या मिलेगा? क्या डीजल मिलेगा? डीजल भी गंदा होता है ना, पेट्रोल की तरह साफ नहीं होता। कभी डीजल भरवा देखा, काला काला लगता है। डीजल जो भी होगा, ये C10 है। डबल करके 2 जोड़ दो, कुछ सोचना नहीं है। देखो, मैं डबल करके 2 जोड़ रहा हूँ। डीजल हर एक में एक है। डीजल, ये इनके फार्मूले होते हैं, सही है। अब पेट्रोल क्या होता है बताओ? और गैसोलीन क्या होता है? कभी तुमने कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग कराई है? कोट की ड्राई क्लीनिंग, तो दैट इज C6H14 गैसोलीन। इसका नाम क्या है? ये ड्राई क्लीनिंग के काम में है। और पेट्रोल भी मिलेगा। पेट्रोल क्या होता है? C8H18, ये पेट्रोल है। पेट्रोल का दूसरा नाम ऑक्टेन भी है, क्योंकि एक है इसमें, तो ऑक्टेन भी है। इसके अलावा इसी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी है, जिससे तुम्हारी रसोई चलती है। समझ में आया? रसोई चलाने के लिए C4 ब्यूटेन गैस, जो भी हो। अच्छा, ये सब चीज तुम्हें किससे मिली बताओ? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से मिली। और क्या तुमने उसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में रिफाइन किया? वॉट एवर प्रोडक्ट वी गेट आफ्टर पेट्रोलियम रिफाइनिंग आर कॉल्ड, इसे क्या कहोगे? पेट्रोलियम गैस। बहुत अच्छा, देखो कृष्णा कितना चलता रहता है। वॉट एवर प्रोडक्ट वी गेट आफ्टर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसका कोई होगा जो काम करता होगा, बताइए। यस, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। इन्होंने बता दिया पेट्रोकेमिकल। ये बुक देख के बता रहे सब, इतना इन्हें कैसे पता है ना? इन्हें कैसे मालूम पेट्रोकेमिकल का? आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। समझ में आ गया? क्योंकि पेट्रो से मिलने वाले केमिकल, तो उनसे पेट्रोकेमिकल कहते हैं। समझ में आएगा? अब जरा देखो कि हम इसे करते कैसे हैं। अच्छा, कुछ नई चीजें भी बताई। कृष्णा ने बताया सर इससे आप पेट्रोलियम गैस मिली, क्योंकि गैस मिली।
अच्छा, उसने कहा बाकी सब लिक्विड है सर, लेकिन एलपीजी को मेरी वजह से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को बोल दो। इसकी बात सही नहीं है, क्योंकि नाम में ही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब जरा देखो, नाउ हाउ वी डू सो, इसकी डिफाइनिंग की कैसे जाती है इसके बारे में देखो। सबसे पहले आप एक बहुत बड़ा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जैसा बुक का डायग्राम वैसा ही बनाओ, बुक का डायग्राम, और उसमें आप क्या करो, एक तरफ से क्रूड ऑयल को फर्नेस में डालो। क्रूड ऑयल कच्चा तेल लिया, कच्चे तेल को ऐसे घुमा दिया फर्नेस में, और इसके सबसे लोअर कॉलम में डाल दिया। और नीचे ये जो बिल्कुल ऐसी चीज बचेगी काली काली और बहुत गाढ़ी गाढ़ी, कोल टार जानते हो? कोल टार तुमने देखा होगा, सड़क बनते समय रखा रहता, वही बिटुमेन है। बिटुमेन, बिटुमेन यही है। अच्छा, इसको तुमने किस में डाल दिया क्रूड ऑयल को, बताओ? ये क्या है? क्या ये फर्नेस है? और यहां से क्या डाला? क्रूड ऑयल, सही है। नाउ अब आप ऐसा करो कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कि जैसे जैसे यहाँ पर ऐसे करो, और यहाँ पर देखो, जब इसमें से आएगा तो क्या यहाँ कलेक्ट कर लोगे? कुछ कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट नहीं हो वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने पर फिर से क्या करो, फिर एक ऐसा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना दो। भाई चलने वाली चीज जो सबसे ऊपर होगी, जो सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला नीचे ही थक के हार जाएगा, और लेकिन जो ऊपर जो सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर तक जाएगा। और फिर उसके बाद एक यहाँ बना दो ऐसे, ये डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग प्लेट है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अभी आप रुको नहीं, एक यहाँ भी बना दो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की, कंडेंस होकर इस पर गिरता जाए, ऐसे कर दो, और गिरता जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? उसको तो फिर अब नीचे ही गिरना है यहाँ। फिर एक ऐसे बना लो, तो वो भी यहाँ गिरेगा। अब इन सभी जगहों में हमें क्या क्या मिलेगा, जरा चेक करो। सबसे नीचे क्या लिखा है? बिटुमेन तो सड़क के लिए आ गया, काला काला होता है, डिब्बों में आता, तुमने खूब देखा होगा। लेकिन उसके ऊपर क्या मिलेगा बोलो? लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। कोई भी चीज गाढ़े गाढ़े तेल होती जिससे मशीनों में ग्रीस सीस देखी है, कभी कभी इंजन ऑयल देखा है? इंजन ऑयल देखा है कि नहीं, काला काला होता है, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो तुम इसको लिख लो इंजन ऑयल, इंजन ऑयल, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी काला ही होता है। फिर डीजल, बहुत सारी चीजें मैंने बताई ही नहीं है, डीजल। फिर उसके बाद क्या दिखाया गया? केरोसिन ऑयल। फिर उसके बाद क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल के ऊपर गैसोलीन लिख लो, गैसोलीन। और सबसे ऊपर क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको लिक्विफाइड करना, सही है। अच्छा, ये सब काम वही है जैसा तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में किया था। तो इस चीज को हम देखना, हम सबको क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। सो ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल्स में जो सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ऊपर रहेगा कि सबसे हायर वाला? लोअर वाला ऊपर चला जाएगा, जो सबसे ज्यादा होगा वो नीचे ही कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा। इन दिस, ऐसा देखिए, द कंपोनेंट्स आर कलेक्टेड, द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल are collected at various heights of fractionating column. Fractionating column itself is
40 मीटर हाइट। सोचो जरा, ये 3 मीटर का घर है, ऐसे 12 मंजिल बनाओ तब जाके, उतने बड़े बड़े स्टील के चैम्बर होते हैं। तो सर इतने में कितने कॉलम आ जाएंगे फ्रैक्शन के? बहुत सारे होते हैं, आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही आप 10th में पढ़ोगे आपका बहुत सारे डिटेल्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने बता भी दिए उधर, और भी हैं। चलिए देखो, इन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of petroleum, the column, fractionating column is (40 meter high, कितना बड़ा होगा, and various petrochemicals are obtained. Are obtained at different heights. The component which is having lower boiling points, Krishna sentence पूरा करो. They settle down. Which has lower boiling point. बोलो बेटा. हाँ बोलिए, सही कह रहे हो, सेंटेंस पूरा करो। Moves in the. कैसे explain करेंगे? हाँ, कैसे explain करेंगे? पता चल गया उसको सबसे नीचे वाले में. बहुत अच्छा। लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैट इज गोज एट टॉप। कितना इसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब इसके घर में लोग होंगे, ऐसे ही इतने कैसे बताना कॉन्फिडेंस के साथ। इसको मालूम है कि जो सबसे लोवेस्ट है वो ऊपर जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट है, अभी अभी इसने बॉटम बोला है, इसका मतलब है कि जो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बॉटम में जाएगा। कैसे इससे मालूम हाईएस्ट वाला बॉटम, एंड हाईएस्ट, या फिर ये असली का कृष्णा गोज एट बॉटम। तो तुम्हें समझ में आ गया बिटुमेन किसके लिए काम में आता है, बोलो। रोड रीसरफेसिंग, सही है। अच्छा ये बताओ, लुब्रिकेटिंग ऑयल किस काम में आता है, यूज्ड इन मशीन, मशीन में यूज होता है, इंजन में तो होता ही है। अच्छा सर ये पूरे 80 क्वेश्चन का आंसर है, हाउ इज क्रूड ऑयल फॉर्म? डीजल, वो तो थोड़ा ही सा था, क्रूड ऑयल कैसे बनता है, वो मछलियाँ दब गई तो बन गया। सर ये क्या? ये दैट इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जहाँ से लिख लो, जहाँ से तुम्हारी पेट्रोलियम रिफाइनिंग शुरू हुई। डीजल, डीजल किस काम में होता है, टू रन हैवी ऑटोमोबाइल्स। हैवी ऑटोमोबाइल्स क्या होती हैं, कार्स, अच्छा ट्रक्स, ट्रक्स, ट्रेन, सबसे ज्यादा भारत में इन्हीं का इस्तेमाल होता है, हैवी ऑटोमोबाइल। और पेट्रोल किसके लिए होता है, टू रन कार। के ऑयल को क्या कहते हैं, एविएशन, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये किस काम में आता है, और एयरक्राफ्ट फ्यूल, ये एविएशन फ्यूल है। जबकि गैसोलीन किस काम में आता है, फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ्स। नेफ्था किस काम में आता है, करेक्ट, फॉर मेडिसिन एंड मेकिंग प्लास्टिक। बहुत सारे मटेरियल बनते हैं।
ठीक है, एलपीजी किस काम में आता है? दैट इज यूज्ड इन कुकिंग, दैट इज, अब हम लोग देखेंगे कि जो शिप्स होते हैं उनमें कौन सा फ्यूल यूज होता है? केरोसिन नहीं भी होता है। फ्यूल यूज इन शिप्स, Fuel used in ships. ऐसे है। This thick pitch black material isn't tar or asphalt, it's heavy fuel oil, the main fuel used by big cargo ships. It's a very thick liquid, hard to evaporate, and almost solid when cold. The price is only 1/3 of diesel, and the supply is huge, which is why ships love using it. Heavy oil is actually the dirtiest leftover of crude oil, but when it burns, the temperature and pressure... Ever wondered why giant ships... कैसा तेल है इस तरीके This का? thick pitch black material isn't tar or asphalt, it's heavy fuel oil, the main Asphalt. fuel used by इसको big कहते cargo हैं ships. asphalt. It's a क्या very बोल रहे thick हैं? liquid, hard to evaporate, and हम भी almost लिख देते हैं एस्फॉल्ट, तो ये बताया था ना, तो लिखो एस्फॉल्ट, ठीक है, यूज्ड टू रन शिप्स, इट इज हैवी ऑयल, इसका नाम क्या होता है? हैवी। और कोई चीज बच गई क्या? तो तू बोल रहे थे और तो बचा कि सब हो गए? ठीक है, लेट अस नाउ लर्न हाउ द पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज डन। इंडिया इज नंबर 1 इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। हमारे यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरीज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। हम यूज़ भी करते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, तो जब कच्चा तेल इतने लोगों के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए खरीदोगे तो रिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए हमारे यहाँ ज़रूरत थी तो रिफाइनरी बनती गई, फिर हमने इतनी रिफाइनरी बना डाली कि अब हम दूसरे देशों को भी बेचते हैं। इंडिया इज नंबर 1 इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इंडिया इज नंबर 1 इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। वी परचेज, सबसे पहली रिफाइनरी कैलिफोर्निया में बनी थी, और नंबर 2 की इंडिया की सबसे पहली असम में डिगबोई में बनी, और विश्व की सबसे पहली कैलिफोर्निया में, और भारत की सबसे पहली असम डिगबोई। ठीक है, MCQ आएगा तो लिख देना। ठीक है, वी परचेज क्रूड ऑयल, और फिर उसको किसमें बदलते हैं? And refine it. We use it, हम उसे यूज करेंगे, and supply petrochemical throughout the world. पूरे यूरोपियन देश हमसे ही पेट्रोकेमिकल्स खरीदते हैं। क्योंकि हमारे पास नेफ्टा है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत में, दुनिया की सबसे अधिक दवाएं कौन देश में बनाता? भारत। इसीलिए हमने कोरोना की मेडिसिन 100 देशों को सप्लाई कर, यहाँ तक कि अमेरिका भी हमसे ही मेडिसिन है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, विश्व की 80% दवाएं हम बनाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर वहाँ पर आपको अमेरिका में कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम इलाज नहीं करा सकते। इलाज वहाँ इतना महंगा है कि अगर एक दांत का ऑपरेशन कराने के लिए अभी की बात है तो उसको 2 महीने बाद की डेट मिली। इतना मुश्किल है इलाज कराना अमेरिका में। तो 2 महीने बाद जब उसकी डेट आई तो परेशान हो गया। फिर उसने डॉक्टर से बोला कि मेरा इसके बगल वाला भी दांत दर्द करने लगा। बोला उसके लिए अगली 2 महीने बाद की डेट। और फिर बोला कि तुम इस दांत को कैसे निकलवाओगे, इसका तुम्हारा EMI बना दें क्या, 1-1 लाख रुपए महीने का इंस्टॉलमेंट, फिर उसको तुम 15 साल तक पे करना, ऐसे कर दें वैसे कर दें, EMI बन जाती है तुम छोटे से बीमार। और यहाँ पर एक औरत ऑटो से गिरी थी जो फिनलैंड की थी, और उसने पट्टी अट्टी करा ली, और पट्टी कराने के बाद मेडिसिन भी मिल गई, डॉक्टर ने 50 रुपये दी। तो समझो दूसरे देशों में मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। भारत के
30 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा गया है, जबकि विदेशों में मेडिकल फ्री दिया ही नहीं जा सकता। तो इंडिया समझो कितना चीपेस्ट है। बहुत मुश्किल होती है, जो बाहर रहने वाले बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसे होते हैं, वो सिर्फ सरवाइव कर पाते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस में। बहुत अमीर की ज़िंदगी नहीं जीते हैं, सिर्फ जी पाते हैं। और जो दुबई में रहने वाले वर्कर हैं, वो रोटी और प्याज खा के पैसे बचाते हैं, तब वो पैसा यहाँ भेजते हैं। कभी कभी उनको अंडरग्राउंड में रहना पड़ता है, उनको बहुत अच्छी जगह थोड़ी मिलती है। और वहाँ अगर O2 की कमी हुई तो ऐसा भी होता है कि वो 200 लोग एक साथ मर जाते हैं। और फिर उनके घर वालों से पूछा जाता है तो उनको 26 लाख रुपए चाहिए कि अपने लड़के की बॉडी। तो लोग कहते हैं हम बॉडी लेके क्या करेंगे 26 लाख रुपये। तो वहीं दफन कर दिया था, रेत में डाल दिया कि और तेल बनेगा। सही है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब अगर समझ में आ गई है तो It's a very चलो thick देखो, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसको देख के अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। Refining of petroleum ये is still देखिए। decades. Crude क्या oil क्या enters चीज़ the furnace and is ध्यान heated to दीजिए। separate it into fractions. सबसे Vapors पहले rise, residue condensing है। at different temperatures. Each fraction has specific फिर uses, heavy oil। from car and jet fuel to road asphalt. Crude oil enters the furnace and is heated to separate it देखो, into नफ्ता fractions. देख रहे हो कहीं Vapors ऊपर? rise, नफ्ता condensing दिखा at दिख different रहा? temperatures. Each fraction has specific uses, from car and jet fuel to road asphalt. Crude oil ये देखो, की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। ये मगर सबसे कच्चे बड़ी तेल को रिफाइनरी। रिफाइन कैसे किया जाता सबसे है, पहले आइए नफ्ता। जानते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल को 350 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल वाष्प में बदल जाता है। इस निकलती वाष्प को डिस्टिलेशन यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पर वाष्प अलग अलग तापमान में ऊपर जाने पर कंडेंस हो जाती है। तुमको समझ में आ गई बात की क्या क्या है? वैसे ये देखो, यहाँ पर दिखाया गया है क्या आप जानते हैं कच्चे तेल रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। सिर्फ एक डायग्राम देख लो, तुमने बहुत कुछ देख लिया है, तो हम चाहते हैं बस एक डायग्राम देख लो। सब 350 डिग्री पे सबसे पहले क्या मिलेगा बताओ? नीचे बिटुमेन एस्फाल्ट मिलेगा, फिर उसके पास 350 के ऊपर एक क्या होगा? रेसिड्यू मिलेगा। ठीक है, दोनों से चलाया जा सकता है। जो शिप है चाहे तो बिटुमेन से भी चला सकते है ना, जिससे सड़क बनती है, उससे भी चल जाएगा, और नहीं तो एस्फाल्ट से चलाएगा। उसके ऊपर क्या है बताओ? डीजल। डीजल से क्या चलता है? हैवी ट्रक। एटीएफ से क्या चलता है? एविएशन जेट फ्यूल। नफ्था से क्या बनता है? मेडिसिन। और बोलो पेट्रोल से क्या चलता है? नफ्था का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, जैसा कि कृष्णा ने बताया कि जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। या तो इन्होंने बुक देख ली है, ये चीटिंग करते हैं, ये अपने मन से थोड़ी ना बताते हैं। बुक देख के इन्होंने बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो टॉप पे रहेगा, ठीक है। या फिर इनके चाचा की गुजरात में रिफाइनरी होगी, तो दैट इज कार चलेगी। और सबसे ऊपर क्या है? ये समझ आ गई बात? अगले टॉपिक पे चलें। तो अब अगला टॉपिक देखो। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में पूछना कुछ पूछ लो, हमने समझा दिया सारा। 350 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक सारा इतना तो देख लिया। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब अगला देखो, हाउ कोल इज फॉर्म। क्वेश्चन क्या है? हाउ सर ये भी वैसे ही बनता है ना, वो क्या? प्लांट और एनिमल। करेक्ट। इन्होंने बताया एनिमल दबे तो पेट्रोलियम बना, और पौधे दबे, प्लांट्स दबे तो कोल बना। बहुत बड़ी बात बता रही है, आप लोग सब लिख लिया करो ये जो बोले। अब नहीं तो नोट्स ये दोबारा बोलते नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चलो, इनका कहना है कि अर्थ पर 300 मिलियन ईयर्स पहले एक मार्शी लैंड थी। मार्शी लैंड का मतलब डिप्रेशन, जंगल थे जो डिप्रेशन में बने थे। दलदली क्षेत्र जानते हो? पानी के नीचे आ गए। दलदली तो पानी के नीचे थोड़े डिप्रेशन में होंगे, तो उसमें पानी भर जाया करता होगा। और उसमें क्या उगे हुए थे बोलो? बहुत सारे पेड़ उगे थे, जंगल था ऐसे। और लेकिन इसके बगल में माउंटेन थे। ये देखो, माउंटेन तो पूरी अर्थ पर थे ही। तो बताइए कि ये मार्शी लैंड थी और ये टुकड़ा एस्टीरॉइड है।
और ये अर्थ से टकराया, कब टकराया? मिलियन ईयर्स एगो। ऐसा होने की वजह से जो इस पे घूमने वाले डायनासोर्स थे वो उछल उछल के समुद्र में गिर गए। समझ में आई बात की नहीं? और जबकि ये सारे पेड़ क्या इसकी मिट्टी से दब गए? सर 2 डायनासोर भी नहीं बचे क्या? कुछ नहीं बचे, तो वहीं से एक्सटिंक्शन हो गया। 300 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्शन। उछल गए, जब उछल के गिरेंगे तो क्या होगा? जमीन पे गिरो चाहे समुद्र में, बचोगे? समुद्र में बच सकते। अरे इतनी तेज वो टकराए, सर्वाइवल नहीं हो पाया किसी, बहुत तेज कोलिजन था। सही है। वो क्रेटर कितने बड़े बड़े हैं, तुमको क्रेटर दिखाएंगे हैरान हो जाओगे। उसके बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग और शिप रख दो, छोटा सा दिख रहा है, क्रेटर ही इतना बड़ा, तो गड्ढा हुआ है इतना बड़ा। तो एस्टेरॉयड अभी दिखा दें, ये समझ आया इस चीज को दिखने। सर अभी भी हुआ है क्या? अभी भी है वो? हाँ, दैट इज क्रेटर मेड ड्यू टू एस्टेरॉयड। देख लो। क्या आप जानते हैं कच्चे थे? क्रेटर मेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ एस्टेरॉयड। Creator made due to collision of asteroid. तो ये देखो कितना बड़ा क्रेटर है। Mexico, crater of the dinosaurs. Did you know, guys, that Mexico is home to the Chicxulub crater, believed to be where the meteorite that wiped out the dinosaurs struck? This historic site on the Yucatan Peninsula is a window into our planet's dramatic. समझ में आ गया ना कितने बड़े क्रेटर हुए। रेयर फुटेज एस्टेरॉयड देखो टकराएगा, और इसके टकराने से पूरे अर्थ में वाइब्रेशन। समझ में आ गया? अब जरा देखो, देखो इस चीज को। 300 मिलियन ईयर्स एगो देयर वर वेरी, ठीक है, मैनी मार्शी लैंड्स। भारत के पास इतना कोयला है कि अगले 400 सालों तक वो उसकी माइनिंग कर सकते। अब हम लोगों ने ये काम नया शुरू कर दिया, कोल गैसिफिकेशन। अब हम लोग दूसरे देशों से पेट्रोल खरीदेंगे नहीं, कोयले से, कोयला कार्बन होता है CO+H2, इसी को रसोई में सप्लाई करें। कोल गैसिफिकेशन। फिर से समझो, ये देखो 300 मिलियन ईयर्स एगो देयर वर, मार्शी का क्या मतलब होता है बोलो? दलदली जमीनें थी, मार्शी लैंड इन डिप्रेशन ऑफ अर्थ। डिप्रेशन का मतलब गड्ढों में जंगल थे। समझ में आई बात कि नहीं? डिप्रेशन ऑफ अर्थ। इट हैज डेंस फॉरेस्ट। When asteroid at that time collided to Earth, these forests were covered with soil. ठीक है, दब गए। These forests get covered with soil, ठीक है, due to long span of time of heat and pressure। अब उसका बहुत सारी हीट पड़ रही है, अब दबती गई, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गए? ठीक है, heat and pressure, it is converted into coal। ठीक है, इंडिया हैज ए कोल फॉर नेक्स्ट 400 years। हम लोग बिजली कोयले को जला के बनाते हैं। इंडिया हैज ए कोल that is coal stock for next 400 years. It is obtained by mining।
जमीन खोदनी पड़ती है, मालूम है ना, देखे तो होंगे आप लोगों ने यूट्यूब पे चैनल पे, कोयला जमीन से निकाला जाता है बाई माइनिंग। इस बोकारो, इसी तरीके से झरिया, ये सब बड़ी बड़ी, ठीक है, रानीगंज, ये खेत कोयले की माइनिंग। समझ में आ गई बात आपको? नोट कर रहे ना? चलिए अब कुछ चीज़ें आपके लिए, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, हाउ कोल इज फॉर्म। दो सवाल लिखो, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, सर रिफाइनिंग का तो नहीं लिखना ना? हाउ कोल इज फॉर्म। What are the name of different petrochemicals? Name लिखना है of different petrochemicals. एक चीज और, draw diagram for separation of that is alcohol and water. ये डायग्राम में हाँ, draw diagram for separation of mixture of, इसका मिक्सचर अल्कोहल। ये तुम्हारा 20 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ा नहीं। इसका कोई क्लास है पीछे आना है? क्या पीछे आना है? यहीं बैठो आप, कोई क्लास नहीं। अब सुबह की क्लास हो सब लैंग्वेज सीखने का, जो तुम यहाँ थोड़ी सीखी ना वही है। ले ली, ये काम को अच्छा किया। पुराने वीडियो तुमको भेज देंगे।